नमस्कार। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे और आप सबकी जो पढ़ाई है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। जुड़ जाइए मेरे प्यारे साथियों आप सब लोग। आज जो है हम संविधान के इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रपति जी के बारे में। अभी तक जो है हमने राष्ट्रपति पद के बारे में आपकी 2 क्लासेस देख ली हैं, जिसमें पहले क्लास में हमने देखा था कि राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में आया है, उनके लिए कौन कौन सी शर्तें हैं। दूसरे में हमने देख लिया था उनका कार्यकाल क्या है, योग्यता क्या है, महाभियोग कैसे कैसे उनको पद से हटाया जाता है। इस सब के बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा कर ली थी। अब इसमें हम आगे बढ़ने वाले हैं, तो आप सब लोग जुड़ जाइए। जल्दी से अपने दोस्तों को इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए, जिससे ये सब तक क्लास पहुंचनी चाहिए। आइए, लास्ट क्लास में हमने कार्यकारी शक्तियां पढ़ ली थी कि राष्ट्रपति के पास कार्यकारी शक्तियां कौन कौन सी होती हैं। आज हम बात करने वाले हैं उसके पास विधायी शक्तियां कौन कौन सी होती हैं। इसकी बात कर रहे हैं, विधायी शक्तियां कौन कौन सी होती हैं। तो आप सब लोग जुड़ जाइए और हेडिंग डाल लीजिए राष्ट्रपति। तो कौन सी शक्तियां पढ़ रहे हैं हम आज। आप कहोगे सर आज जो है हम विधायी शक्तियां पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति के पास जो है कौन कौन सी आपकी विधायी शक्तियां होती हैं, उनके बारे में हम देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियां हैं, इसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति जी जो है आपके, वो संसद की बैठक बुला सकते हैं। इसमें क्या कहा गया है, राष्ट्रपति यानी यह संसद की बैठक बुला सकते हैं। कौन बुला सकते हैं, तो आप बताओगे आपके जो राष्ट्रपति जी जो हैं, ये संसद की बैठक बुला सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, तो आप बताओगे वो सत्र का अवसान कर सकते हैं, सत्र को समाप्त भी कर सकते हैं। संसद की बैठक बुला सकते हैं और सत्रावसान भी कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है भैया, देखो इनके पास शक्तियां हैं। संविधान में दिया गया है कि राष्ट्रपति चाहे तो आपकी बैठक बुला सकते हैं, दूसरा बुला सकते हैं, और वो चाहे तो आपकी बैठकों को जो सत्र चल रहा है उसको समाप्त भी कर सकते हैं। ठीक है ना। और जो है और क्या हो सकता है कि आपके जो राष्ट्रपति हैं ये लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। लोकसभा का क्या कर सकते हैं, आपके विघटन कर सकते हैं। याद रखिए, ये क्या कर सकते हैं, आपके लोकसभा का विघटन कर सकते हैं एवं संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकते हैं। एवं संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकते हैं। ये 2 लाइनें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। कौन कौन सी, लोकसभा का विघटन कर सकते हैं ये आपकी, और संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकते हैं, मतलब बुला सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं आपके जी। इतना आपको याद रखना है। ये किसके अंतर्गत आता है आपका, तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति को दिए गए हैं। ठीक है ना। लेकिन याद रखना, संसद के संयुक्त अधिवेशन को आह्वान कर सकते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता क्या कर सकते हैं, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो लिख लीजिए आप संसद के। एक क्वेश्चन आता है, कई बार हम गलत लगा के आते हैं कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो आपके मन में विचार आता है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं, काम से बुलाया होगा, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। नहीं भैया, ये इसकी अध्यक्षता नहीं करते हैं। इसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो कौन करता है,
लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करते हैं आपकी? आप बताओगे लोकसभा का अध्यक्ष किसकी अध्यक्षता करता है? तो संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो आप बताओगे लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वही इसकी अध्यक्षता आपके करते हैं। कितना क्लियर है या नहीं? तो अभी तक हमने कौन कौन से पॉइंट पढ़े? तो राष्ट्रपति जी जो के पास कौन कौन सी विधायी शक्तियां हैं? तो पहला आप बताओगे संसद की बैठक बुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, बुला सकते हैं तो उसको भंग भी कर सकते हैं, सत्रावसान भी कर सकते हैं। फिर क्या कहा? ये लोकसभा का विघटन भी कर सकते हैं। फिर आप कहोगे ये संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुला सकते हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा आपका? तो आप बताओगे लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इतना आपको याद रखना है। आगे देखिए और क्या कहा गया है। देखिए और कौन कौन सी विधायी शक्ति हैं कि इसमें हम कह सकते हैं आपके कि प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन, आगे लिखिए आप, प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन संसद के प्रथम अधिवेशन और नए चुनाव, इसकी बात आ रही है आपकी, नए चुनाव के बाद, नए चुनाव के बाद राष्ट्रपति ये दो केस आपको याद रखना है। कौन कौन से? प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को राष्ट्रपति जी जो संबोधित कर सकते हैं, और जब भी प्रत्येक बार नए चुनाव होंगे, क्या होंगे आपके? नए चुनाव होंगे, नई लोकसभा बनेगी, नए आपके प्रधानमंत्री आएंगे, तो उस समय राष्ट्रपति जो है आपके उस संसद को संबोधित कर सकते हैं। ऐसा उनके पास विधायी शक्ति है। ठीक है ना भैया? आगे देखिए, ये आगे एक और देते हैं कि संसद में लंबित किसी विधेयक के संदर्भ में संसद को भेजने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। कि अगर आपको याद रखना है कोई ऐसा विधेयक है जो पेंडिंग में चल रहा है, तो राष्ट्रपति जी उसको आदेश दे सकते हैं, आप जो भी वो विधेयक है उसको आप संसद में रखें। आगे और कौन कौन से है कि आगे देखिए कि राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद की रिक्तता की स्थिति में सदन के किसी विशेष सदस्य की अध्यक्षता सौंप सकता है। कि अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा एवं राज्यसभा के अध्यक्ष एवं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद की रिक्तता में अध्यक्षता कौन कर सकता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मान ली लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष दोनों नहीं, दोनों के पद खाली डले हुए और तो और उपाध्यक्ष के भी पद खाली हैं, तो फिर कौन उसकी अध्यक्षता करता है? तो आप बताओगे कि राष्ट्रपति के पास शक्ति है। उसके पास शक्ति है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार अन्य सदस्य को अध्यक्षता सौंप सकता है। राष्ट्रपति किसी भी सदस्य को, किसी भी सदस्य को अध्यक्षता सौंप सकता है। ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं आपके? किसी भी जो
आपका व्यक्ति है उसे अध्यक्ष बना सकते हैं। किस पर निर्भर करेगा, किसके पास शक्तियां हैं, तो आप बताओगे सर राष्ट्रपति जी के पास ऐसी शक्तियां दी गई हैं। ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है। आगे देखिए, राष्ट्रपति जो है, यहां पर हम बात करें सभी विधेयक को पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं। अगर संसद में कोई भी विधेयक रखा गया, क्या रखा गया है, कोई भी विधेयक आया है जिसके बारे में चर्चा करनी है, इसको पारित करना है ना, जो आपके लोकसभा में पहले राज्यसभा में पारित हो गया है, फिर लोकसभा में जाएगा आपका, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, या पहले लोकसभा में है फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। अब ऐसे जाते हुए राष्ट्रपति के पास जब कोई भी विधेयक पहुंचता है, तो राष्ट्रपति जी जो है उसको पे अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं, वो उसे रोक सकते हैं, या पुनः विचार करने के लिए वो बोल सकते हैं, या फिर जो है उसको कैंसिल कर सकते हैं। जी आपको याद रखना है, सभी विधेयक को पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं। कौन, आप बताओगे, राष्ट्रपति। कौन भेज सकते हैं, राष्ट्रपति। परंतु एक आगे किंतु परंतु बड़े परेशान करते, परंतु अगर वो धन विधेयक है, कौन सा विधेयक है आपका, धन विधेयक को पुनः विचार, धन विधेयक को संसद तो किसकी बात चल रही है आपकी, धन विधेयक को नहीं बेच सकते और सबको बेच सकते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा हो, सर धन विधेयक में ऐसा क्या है जो धन विधेयक को पुनः विचार के लिए नहीं बेच सकते। देखो भैया, आपको याद रखना, धन विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही तैयार किया जाता है। क्या क्या उसमें शामिल करना है, ये सब जानकारी पता होती किसको, राष्ट्रपति जी को। जब राष्ट्रपति जी परमिशन देते हैं तभी आता है आपको कौन सा विधेयक, धन विधेयक। जब आपने ही परमिशन दी है तो आप ही उसको कैसे कैंसिल कर सकते हो, बताओ, सही बात है ना, ऐसा ही होता है ना। अब ऐसे ही इसको जो है हम कह सकते हैं कि धन विधेयक को जो राष्ट्रपति जो है संसद में पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकते, और सभी विधेयक जितने भी और आते हैं उन सबको पुनः विचार के लिए वो भेज सकते हैं। यह आपको याद रखिए। अब हम बात करते हैं किसकी, राष्ट्रपति के पास अन्य विधायी कार्य कौन कौन से हैं, तो हेडिंग डाल लीजिए आप, राष्ट्रपति के पास अन्य विधायी कार्य, कौन कौन से अन्य विधायी कार्य हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति जी जो है आपके नियंत्रक महालेखा परीक्षक, किसकी बात आ रही है आपकी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, और हम बात करें संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, इसमें हमने कहा गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग एवं अन्य की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है। ये बताते हैं कि आपकी अपने अपने इनकी सबकी रिपोर्ट आती है, तो उन सबको कौन संसद में रखते हैं,
तो आपके जो राष्ट्रपति जी ही हैं वो संसद को बताते हैं कि वर्तमान देश में क्या चल रहा है, किस किस की चीजों की जरूरत है, कब हमें यूपीएससी के पदों पर भर्तियां निकालनी है, कब उनके वेतन बढ़ाना है, कब किसके क्या काम और बढ़ाए जाएंगे। ये सब की रिपोर्ट कौन देता है? राष्ट्रपति जी जो है आपके संसद के समक्ष रखते हैं। किसकी रिपोर्ट? आपकी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और अन्य आयोग जितने भी हैं उन सब की रिपोर्ट कहाँ रखते हैं? संसद के समक्ष आपके रखते हैं। अब यही हम बात करते हैं और कौन कौन से कार्य इनके पास आते हैं। तो देखिए, भारत यानी राष्ट्रपति की आकस्मिक निधि, राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि का प्रयोग किसी अप्रत्याशित स्थिति के लिए कर सकता है। यही हम बात करें कि राष्ट्रपति भारत की राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि किसी अप्रत्याशित स्थिति के लिए कर सकता है। यानी याद रखिए, राष्ट्रपति के पास ही ये अधिकार होता है कि भारत की जो संचित निधि है, संचित निधि के बाद एक आकस्मिक निधि रखी जाती है, इमरजेंसी निधि, जिसको आप हर दिन पैसा नहीं निकालोगे। जैसे कुछ लोगों की सेविंग वगैरह होती है ना, पीएफ वगैरह कटती जाती है आपकी, आप कुछ लोग सेविंग करते जाते हैं, जैसे कुछ लोग छोटे बच्चे गुल्लक में रखते जाते हैं, ऐसे ही भविष्य के लिए नियत पैसा तैयार रखते हैं। कौन से? आपकी आकस्मिक निधि, जरूरत पड़ने पर, क्या होने पर? जरूरत पड़ने पर देश के काम में आती है। ऐसे ही जो है उस धनराशि का उपयोग राष्ट्रपति अप्रत्याशित स्थिति के लिए कर सकता है। कोई अचानक से कोई काम आ जाता है, जैसे कोरोना आ गया था आपका, ऐसी कोई महामारी फैलती है, कोई घटना घटित होती है, तो राष्ट्रपति जी जो है उस निधि का उपयोग कर सकते हैं। ये आपको याद रखना। अब आगे देखिए, यानी वार्षिक वित्तीय विश्लेषण, यानी केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखते हैं। यानी आपको याद रखना, राष्ट्रपति जो है आपके वार्षिक बजट, वार्षिक बजट को, वार्षिक बजट यानी केंद्रीय के बजट को संसद के समक्ष रखते हैं। अब देखो, थोड़ा सा एक और चीज याद रखिए, आप राष्ट्रपति रखते हैं, राष्ट्रपति की सलाह से ही कुछ लोग और भी रखते हैं। अब आपने कहा हमने सर बजट के बारे में सुना है कि वित्त मंत्री लेकर आते हैं, लेकिन भैया वित्त मंत्री लाते हैं लेकिन परमिशन किससे लेनी पड़ती है? आप बताओगे, राष्ट्रपति। इसलिए राष्ट्रपति के नाम से ही सारे काम किए जाते हैं। याद रखना, नाम उनका चलता है, काम दूसरों का होता है। ये आपको याद रखिए कि अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। अगर आप कोई भी अनुदान दे रहे हैं किसी को, सरकार किसी को अनुदान दे रही है, तो बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के किसी को अनुदान नहीं दिया जा सकता। यानी अनुदान राशि, अनुदान राशि बिना राष्ट्रपति के, बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती है। ये आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि अनुदान राशि बिना राष्ट्रपति की परमिशन के दे सकते हैं, तो आप बताओगे बिल्कुल नहीं दे सकते। उसके लिए हमें राष्ट्रपति जी की परमिशन लेनी ही होगी। इतना क्लियर है? अरे बोलो यस या नो, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? ये हम राष्ट्रपति के कार्य पढ़ रहे हैं, विधायी कार्य पढ़ रहे हैं। अब हम उसकी बात करेंगे किसकी, न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी होती हैं। तो आप सब लोग मेरे प्यारे साथियों हेडिंग डाल दीजिए आप कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी न्यायिक शक्तियां होती हैं।
न्यायिक शक्तियां। तो देखिए, अब हम न्यायिक शक्तियां की बात करें कि तो राष्ट्रपति जो हैं, यह आप उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश एवं अन्य राज्यों के मुख्य न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति जी ही जो है आपके, राष्ट्रपति जो कौन है आपके, अभी वर्तमान में कौन है, तो आप बताओगे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इनके कार्य क्या होते हैं, ये आपके सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश उनकी नियुक्ति करते हैं, और अन्य जितने भी न्यायाधीश हैं सबकी नियुक्ति कौन करते हैं, आपके राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ये राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि ये मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी यही करवाते हैं। अब आगे हम बात करें कि राष्ट्रपति जो है विधिक सलाह ले सकता है। यही हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से विधिक सहायता, विधिक सलाह ले सकते हैं। ऐसी बात की गई कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से क्या कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, लेकिन सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं। ये आपको याद रखना, राष्ट्रपति जो है सलाह ले सकते हैं, लेकिन उसको माने कि नहीं माने, ये आपके लिए, उनके लिए ये पाबंदी नहीं। जैसे आप किसी से सलाह लेते हो कि मैं ऐसा कर लूं, मैं पढ़ाई में ये पढ़ लूं, वो कर लूं, आप सलाह सबसे लेते हो कि सुनो सबकी, करो मन की। ऐसे ही राष्ट्रपति भी क्या करते हैं, सबकी सुनते हैं और करते वही है जो उनको अच्छा लगता है। ऐसे ही राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं, लेकिन मानने ना मानने के लिए आपको बाध्य नहीं है। अब आगे हम बात करें, राष्ट्रपति के पास भी है क्षमादान का अधिकार, यानी अनुच्छेद 72 के अनुसार, किसके अनुसार, 72 में राष्ट्रपति के पास क्षमादान, कौन सा दान, क्षमादान का अधिकार। अब राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं। क्षमा कर सकते हैं मतलब क्या है, अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हुई या अन्य कोई सी सजा, अब छोटी मोटी मत कर देना कि भाई हमने चोरी कर ली, साहब हमने चोरी नहीं करी है, अब हम राष्ट्रपति जी से सिफारिश लगवाएंगे, सोर्स लगवाएंगे, राष्ट्रपति भी कह देंगे थोड़ी जो चोरी मोरी इसने नहीं करी, इसको छोड़ दो। भैया याद रखो, राष्ट्रपति कोई बड़ा कार्य होगा उसके लिए आपको सिफारिश दे सकते, जब आपको बहुत ज्यादा कठोर सजा सुनाई गई हो, क्योंकि वो इनके मित्र इनने नियुक्त किए ना, इनसे क्या सकते, थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दे दो, इनको थोड़ी छूट दे दीजिए आप। ऐसे आपके सब काम होते हैं, ठीक है ना। राष्ट्रपति क्षमादान दे सकते हैं, सजा माफ थोड़ी कम करवा सकते हैं, क्या करवा सकते हैं, काम करवा सकते हैं, लेकिन आपको छुड़वा नहीं सकते हैं। जा याद रखना भैया, नहीं आप भूल जाओ कि राष्ट्रपति जी तो हमें छुड़वा ही देंगे, जेल में जाने ही नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता है भैया। राष्ट्रपति आपको क्षमा कर सकते हैं, मतलब इसका अपराध कम करवा सकते हैं। आपको अगर जो है फांसी की सजा हो रही है तो आपको उम्र कैद की सजा दिलवा सकते हैं, या थोड़ी उम्र कैद की सजा है तो और थोड़ी कम करवा सकते हैं।
50 सालों की सजा है तो आपकी 20 सालों की सजा करवा सकते हैं। यानी सजा में अगर आप दोषी हैं तो आपकी सजा को कम करवा सकते हैं। जी आपको याद रखना। जी किसके अंतर्गत आता है? आपका क्षमादान के अंतर्गत आता है। जी याद रखिए। राष्ट्रपति कौन कौन सी शक्तियां हैं? अब आगे देखिए। अब हम सैन्य शक्तियों की बात करते हैं। ये कौन सी शक्तियां थी? न्यायिक शक्तियां थी। क्षमादान का अधिकार किस अनुच्छेद में बताया गया है? 72 के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? क्षमा कर सकते हैं आपके। अब हम बात करते हैं सैन्य शक्तियां। छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन उनको आपको पता होना चाहिए। सैन्य शक्तियों की बात करते हैं हम। तो सैन्य शक्तियों में जो है राष्ट्रपति भारत की सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। जे लिख लीजिए आप। राष्ट्रपति भारत की सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। ये आपको याद रखना। राष्ट्रपति भारत की सभी सेनाओं का क्या होता है? सर्वोच्च सेनापति होता है। यानी अब याद रखिए, एवं वह जल थल वायु के मुख्य सेना अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ये आपको याद रखना कि राष्ट्रपति भारत की सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। वह जल थल वायु में जो जितने भी आपकी सेना है उन सब के मुख्य न्यायाधीशों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। तथा वह जो है संसद की अनुमति से, लिखना यह है, संसद की अनुमति से किसी युद्ध की घोषणा, संसद की अनुमति से युद्ध की घोषणा या समाप्ति की घोषणा कर सकता है, या समाप्ति की घोषणा कर सकता है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं? किसकी बात चल रही है आपकी? तो आप बताओगे सर, राष्ट्रपति की बात चल रही है। राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्तियां हैं? सैन्य शक्तियों के बारे में ये वर्णन किया गया है। तो जल्दी से आप इनको नोट कर लीजिए, है ना। चलिए देखिए, इतना नोट कर लिया आपने? अरे बोलो, यहां तक लिख लिया कि नहीं लिखा? चलिए अब हम बात करते हैं आगे। राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति के पास जो है कौन कौन सी आपातकालीन शक्तियां हैं, जी हम बात करते हैं। ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं कि इनके पास कुछ, इनके पास संविधान द्वारा इनके पास संविधान द्वारा आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए
अद्वितीय शक्तियां प्रदान की गई हैं। ये आप याद रखिए, राष्ट्रपति जी के पास आपातकालीन शक्तियों या आपातकालीन जो समस्या आ रही हैं उनसे निपटने के लिए कुछ अद्वितीय शक्तियां प्रदान की गई हैं। ठीक है ना। तो जो वो है 3 परिस्थितियों में प्रदान की सकती हैं। कितनी परिस्थितियां उसके लिए? इसके लिए 3 परिस्थितियां। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? 3 परिस्थितियां आपकी हो सकती हैं। कौन कौन सी वो 3 परिस्थितियां, उनके बारे में आपको जानना है। पहली परिस्थिति की बात करें हम, कौन सी आपातकालीन शक्ति है, तो आप बताओगे राष्ट्रीय आपात। पहला कौन सा है आपका? तो आप बताओगे सर राष्ट्रीय आपात के संबंध में। राष्ट्रीय आपात के संबंध में किस आर्टिकल में इसका वर्णन मिलता है? कहाँ जाके आप देखोगे? तो आप जाना अनुच्छेद 352 पढ़ लेना। कौन सा पढ़ लेना आप? आर्टिकल 352 को आप पढ़ोगे तो आपको पता पड़ जाएगा राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। ठीक है ना। किस कंडीशन में आपके आपातकाल लगा सकते हैं। ये 352 हमें बताता है कि जब देश में बाह्य युद्ध हो रहे हो, यानी बाहर से आक्रमण हो रहा हो, देश संकट में हो, तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद का उपयोग करता है? 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। दूसरा हम बात करें राष्ट्रपति शासन के संबंध में। दूसरा कौन सा लगा सकते हैं आपका? राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में। अब राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में इसका वर्णन कहाँ मिलेगा आपको? तो आपको मिलता है अनुच्छेद 356 या 365, दो लिख लीजिए आप। वैसे जो अनुच्छेद 356 में देखने को मिलता है, अनुच्छेद 356 या फिर हम कह सकते हैं 365, दो आपको याद रखना है। अब हम तीसरे अनुच्छेद की बात करें, वित्तीय आपात। वित्तीय आपात के संदर्भ में तो ये 360। अनुच्छेद कौन सा है आपका? 360 में इसका वर्णन किया गया है। तो ये आप तीनों अनुच्छेदों को जाकर पढ़ सकते हैं, जिनमें आपको इनकी जानकारी मिल जाएगी कि राष्ट्रपति जो है कौन कौन से आपके आपातकाल लगा सकते हैं। तो आपको याद रखना है, पहला राष्ट्रीय आपात, जब देश पे कोई संकट आ गया हो, आपके कोई युद्ध चल रहा हो, गृह युद्ध चल रहा हो या बाह्य युद्ध चल रहा हो आपका, तो वो राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं अनुच्छेद 352 के तहत। राष्ट्रपति शासन वहां पर लगाया जाता है जहां पर कोई राज्य जो मुख्यमंत्री शासन चलाने में समर्थ नहीं है, तो वहां पर आपका राष्ट्रपति शासन लग जाता है। राज्यपाल के द्वारा वहां का राज्य का शासन चलाया जाता है। पर तीसरा वित्तीय आपात, अगर देश में पैसों की कमी आती है, ठीक है ना, तो आपके राष्ट्रपति जी जो है आपके वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। किसकी घोषणा कर सकते हैं? तो आप बताओगे वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। अब हमारे मन में ये आता है कि सर आपातकाल लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे कौन कौन से जो मौलिक अधिकार हैं वो बने रहेंगे आपके। तो याद रखना, आपातकाल की स्थिति में किसकी बात करें हम कि आपातकाल की स्थिति में सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। क्या किया सकता है? सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, बस लेकिन कौन कौन से जो अनुच्छेद है उनका निलंबन नहीं होता है। तो परंतु लिख लेना अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20
और अनुच्छेद कौन सा आपका, तो आप बताओगे अनुच्छेद 21। इन दोनों का जो है निलंबन नहीं होता। ये आपको याद रखना, सभी मौलिक अधिकार जो है वो आपके निलंबित हो जाते हैं, जिनका वर्णन आपने 12 से 35 तक पढ़ा हुआ है, हाँ या ना। तो अब उन सबको हटा दिया जाता है, लेकिन दो को छोड़ दिया जाता है। अब दो कौन कौन से हैं? जीवन जीने की स्वतंत्रता एवं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इनका वर्णन आपको दिया जाएगा। मतलब इसमें क्या दिया गया, आप जीवन जी सकते हैं, आपके प्राण नहीं लिए जाएंगे, और जो जीवन जीने के लिए जो काम है वो आप कर सकते हैं। इतना क्लियर है। इसलिए तो आपने देखा होगा कि सरकार सब कुछ सुना देती है, न्यायालय आपको सजा भी सुना देता है, आप थाने में जा सकते हैं, लेकिन आपको थाने में भी जीवन जीने की स्वतंत्रता होती है। आपको खाना दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, खाना दिया जाएगा, जिससे कि आप जीवित बने रहें। ये जरूर याद रखना, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता है। आगे हम बात करें तो यहाँ तक जो है हमने कुछ चीजें आपकी देख ली। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, यहाँ तक आपको समझ में आया? पहले आपको जो यहाँ तक उसको पढ़ लेना है। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इसके बाद जो है हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अगर एक साथ में हम इसको लेकर जाएंगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीटो पावर के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे हम, बीटो पावर के बारे में देखेंगे, राष्ट्रपति के पास कौन कौन से आपके बीटो पावर होते हैं, और अभी तक कौन कौन से राष्ट्रपति जी जो हुए जिन्होंने इस बीटो पावर का उपयोग किया है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।